कोशिश करना, लगे कि नहीं समझ आ रहा तो भी वो ऐसा ही लगेगा, आपको किताब में भी पढ़ोगे तो भी लगेगा। आसान करेंगे इसको, पल्लवों की कला। लेकिन एक चीज जान लें, अगर हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो कला का मतलब हम ज्यादातर किस पे डिपेंड है, उसमें स्थापत्य कला। और वहां भी स्थापत्य कला से विशेषकर क्या है, मंदिरों की बात। लेकिन मंदिरों की खास बात यह है, वो पत्थर को तो काटे गए हैं, लेकिन किन को काटे गए, पहाड़ियों को काटकर उनको छील कर बनाए गए। अब एक एक चीज समझना, यहीं से प्रश्न एक बन जाएगा। मैंने कई बार बात की है, जब आपने मुगल काल पढ़ा है, एक नाम तो आता है फर्ग्यूसन और एक नाम आता है पर्सी ब्राउन। दो ऐसे विद्वान हैं जो विशेष करके इस पर बात करते हैं, कला पर बात करते हैं। याद रहे, जब आप मुगल कालीन स्थापत्य जीके में भी पढ़ते हो तो पर्सी ब्राउन ने कहा है ना, तुर्की सुल्ताना की कोठी को मुगल कालीन स्थापत्य कला का मोती। और फर्ग्यूसन ने कहा है जामा मस्जिद को पत्थर में रोमानी कथा या फतेहपुर सीकरी का गौरव। ये वो लोग हैं। पर्सी ब्राउन भी वही व्यक्ति है जिसने कहा था शाहजहां एक ऐसा राजकुमार था जो अगस्टस सीजर की तरह, जिसने रोम को ईंटों से बना हुआ पाया और उसे तुड़वा कर संगमरमर का बनवा दिया। उसी तरह से शाहजहां भी ऐसा राजकुमार था जिसने मुगल साम्राज्य को ईंटों से बना हुआ पाया और उसे तोड़कर संगमरमर का बनवा दिया। तो यहाँ वही बात कर रहा हूँ कि पर्सी ब्राउन ने, जिसका माना गया है विभाजन, उसने पल्लवों की कला को 4 भागों में बांटा है। और वो 4 भाग पहले आपको सीधे याद हो। आपने इस राजा का नाम भी कल पढ़ा, महेंद्र वर्मन। अब प्रथम नहीं, अब इसका नाम लिखोगे एक शैली, तो इसका नाम ही दे दिया गया महेंद्र वर्मन शैली। दूसरे का मैं सीधा नाम लिख रहा हूँ, राजा का नाम आप बताओगे, मामल शैली। मामल शैली का मतलब है नरसिंह वर्मन प्रथम, और उसके बाद आती है राज सिंह शैली। अब एक शैली और है, नंदी वर्मन शैली। ज्यादा तो बात ही नहीं, पहले तो ये 4 चीजें बताओ। इसका जो टाइम है 600 से 640, ये याद रखना। इसका टाइम है 640 से 674, 674 से 700। और बाद में आप कहीं भी रख सकते वैसे, लेकिन जो रखा गया है वो ये रखा गया है। अब देखो यहाँ उलझन आपको कहाँ होगी, भागदौड़ नहीं करनी इसमें। आप कहाँ उलझोगे कि मैंने कल ही कहा, याद हो गई कल वाली बात, मैंने कहा इन राजाओं के मैंने नाम बोले थे कल, सन याद वहां नहीं रखने, ये याद रखना। और ये सन इसका है नहीं। गौर करना, महेंद्र वर्मन ने 600 से 640 तक शासन नहीं किया, 630 तक किया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं उनकी कला की। हमने पूरी कला को, सारे राजाओं को 4 भागों में बांट दिया, कुछ आगे कुछ पीछे करके एक शैली का नाम दिया महेंद्र वर्मन शैली, जिसमें मंदिर कैसे बने। दूसरी का नाम रखा मामल, नरसिंह वर्मन प्रथम। तीसरा नरसिंह वर्मन द्वितीय या राज सिंह, और एक राजा हुआ नंदी वर्मन, नंदी वर्मन शैली। अब इनमें भेद क्या है, बात बहुत संक्षिप्त है, बहुत थोड़ी है, लेकिन थोड़ी भी जो पेपर में आती है तो हम लोगों को समस्या कहाँ होती है, हम उसे घर से जब पढ़ के जाते हैं तो ज्यादा गौर से पढ़कर भी नहीं जाते। पढ़ना शुरू किया, थोड़ी दूर तक तो बात समझ में आती है, थोड़ी दूर के बाद वो समझ आनी बंद हो जाती है, नाम बड़े मुश्किल हैं, हम चैप्टर बंद कर दो, फिर मूल बातों पे आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बोर्ड करी लाइनें, बस ये आ जाएंगे पेपर में। बस इसी पे बात करना है, महेंद्र वर्मन शैली। पहली ही बात, महेंद्र वर्मन शैली में भी जो भवन बने वो किससे बने, मंदिर। पहली बात, पत्थर मैंने अभी कहा कहाँ से आता था, पहाड़ी से। सीधा पत्थर नहीं है, छोटा पत्थर नहीं, बड़े पहाड़ों का पत्थर। और इस पहाड़ी पत्थर से जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों का नाम ये है मंडप। यह जान, महेंद्र वर्मन शैली के मंदिर पत्थर को काटकर बनाए गए। यहां भी एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ये मंदिर कुछ यही जाने जाते हैं, एकाश्मक मंदिर। एक आश्मक मंदिर का मतलब है एक पत्थर को काटकर, एक अश्म, एक पत्थर को छीलकर बनाए गए। लेकिन जानना यह है, इसने भी पत्थर से बनाए, इसने भी पत्थर से बनाए, लेकिन फर्क क्या,
इसके काल के मंदिरों को नाम ये दिया जाता है मंडप। अब ये कैसे बने थे, मैं आपको ढांचा बताता हूँ। एक गुफा हो बहुत बड़ी पहाड़ की, आप उसमें अंदर जाएं, आगे से तो गोल है, थोड़े से आप अंदर गए, वहाँ बरामदे बने हुए, पिलर बने हुए। अब आगे वो गोल नहीं है, आगे वो जैसे मैं बाहर से तो गोल है, और ये जो ढांचा बना है अभी यहाँ से आप प्रवेश करते चौकोर दरवाजे से, इसी तरह एक रास्ता है पैरेलल, चारों ओर क्या बने हैं उसके पिलर बने हैं। आप इसको यूं कह सकते हैं, एक्चुअल में जो मंडप है ये कुछ नहीं, स्तंभ युक्त बरामदे है। जैसे चलते गए, जहां ये स्तंभ युक्त बरामदा खत्म हो गया, मान लो दीवार है पिछली, यहाँ वो खत्म हो गया, फिर थोड़ा संकरा, आपके रास्ते के ठीक सामने एक छोटा सा दरवाजा है। वो दरवाजा जिसमें प्रवेश कर जाता है वो गर्भगृह, और उसमें रखी हुई है शिव की मूर्ति, किसी देव की, विष्णु की मूर्ति। तो वो एक तरह से है तो मंदिर, लेकिन उस स्तंभ युक्त बरामदों की वजह से उस ढांचे का नाम पड़ गया मंडप। एक पत्थर का है, पहाड़ी पत्थर का है, और वो किस शैली का, महेंद्र वर्मन। यानी कि महेंद्र वर्मन शैली के मंदिर बनते पत्थर से ही थे, बनते यहाँ भी पत्थर से ही थे, लेकिन इस शैली का नाम ये, मंदिरों का नाम मंडप। अब बात ये, इस काल का एक मंडप बहुत प्रसिद्ध है, महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु मंडप। एक नाम बहुत बार पेपर में है, ये याद रखना, और मूल थीम आपको पता हो, महेंद्र वर्मन शैली में बने मंदिर एक पत्थर से, जिनको कहा गया है मंडप। अब यहाँ आ जाइए, नरसिंह वर्मन प्रथम शैली के मामल शैली, महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु मंडप। अब यहाँ आइए, इसके काल में क्या बना, बना क्या, एक परंपरा तो चली आ रही है, वो तो चली आ रही है पीछे से, ये तो बना ही बना। ये आते ही आपके दिमाग में क्या है, एक पत्थर का बना हुआ स्तंभ युक्त बरामदा, बरामदे के पीछे छोटा सा गर्भगृह गुफा में, ये मंडप भी कहलाए, और इसके काल के मंदिरों का एक नाम और है। ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है। यही बारीक बात कि दूसरी शैली, अब आपको यूं बना लिया जाए प्रश्न कि पल्लवकालीन कला के रथ मंदिर पल्लव काल की किस कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बनाया जा सकता है। मामल, मामल ना लिखें, नरसिंह वर्मन, और पेपर में ये भी नहीं आता, पेपर में आता है पल्लवकालीन कला शैली के रथ मंदिरों के नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं, कांची से नहीं। कल मैंने एक बात भी कही थी, महाबलीपुरम या मामलपुरम, और वो बनाने वाला कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल, वो मामलपुरम ही महाबलीपुरम कहलाए। तो रथ मंदिर सारे कहाँ से मिलते हैं, मामलपुरम से, लेकिन ये सारे मामलपुरम से नहीं मिलते, क्योंकि ये तो पहले भी बन चुके हैं कांची, तमिलनाडु के ठीक उत्तरी राजधानी में। अब यहाँ ध्यान रखें, अब इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, मंडप बनता कैसे था वो तो हमने करी, लेकिन मामल शैली का एक मंडप बहुत प्रसिद्ध है, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप। अब ये जगह आपको थोड़ी अजीब लग रही है, थोड़ा और पीछे चलो, जिन लोगों ने प्राचीन काल नहीं पढ़ा, पर अपने हिसाब से तो आपने पढ़ा है, शुरू तो किया है। आपको याद हो, भारत में पाषाण काल के सबसे पहले दक्षिण भारत से अवशेष खोजने वाला व्यक्ति कौन था? मैं टाइम लिख देता हूं, आपको आसान कर देता हूं। एक कुल्हाड़ी मिली थी उसे, जिसको मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं, हैंड एक्स भी कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट, मद्रास के पल्लवरम में। ये पेपर में नेट में भी आया था, मैंने जब पहली बार पेपर दिया था। ये पल्लवरम वही जगह है, वहां पर एक बना हुआ है मंडप, पंच पांडव मंडप। थोड़ा ध्यान रखना, महेंद्र वर्मन शैली का उसके नाम से प्रसिद्ध है, मोहम्मद शैली का जो प्रसिद्ध है पल्लवरम का पंच पांडव मंडप। और अब यहाँ ध्यान रखना, ये पंच पांडव मंडप क्या है, इसमें श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को हाथ पे धारण किए हुए हैं, ये इसके चित्र में है, पंच पांडव मंडप में, ये प्रसिद्ध है। प्रश्न यहाँ से आता है, बहुत ही प्रसिद्ध रथ मंदिर, इसको रथ मंदिर क्यों कहते हैं पहले तो ये जानना। कभी नेट पे सर्च कर देना रथ मंदिर लिख के, होता तो वो मंदिर है, लेकिन उसकी शक्ल कैसी होती है, पहिए लगे हैं, आगे घोड़े भी जुते हैं, फिर वो पौड़ियां बनी है, रथ जैसी शक्ल, ये ध्यान रखना। बिल्कुल फोटो दी होती ऐसी, वो जो मूल फ्रंट है ना, जो केसी श्रीवास्तव की जो किताब है, नहीं
उसके ऊपर ही उसका चित्र है, फ्रंट कवर पर ही उसका चित्र, ये रथ मंदिरों का ही है, ये ध्यान रखना। तो रथ मंदिर हो गए, लेकिन यहाँ से प्रश्न ये नहीं आता, जो आने थे वो मैंने बोल दिए, महाबलीपुरम से मिलते हैं, मामल शैली के मिलते हैं। रथ मंदिर भी क्या है, एक पत्थर को छील कर, एक बड़ा पत्थर पड़ा है, उसको छीलते गए, उसकी एक आकृति बना दी रथ जैसी, वो भी मंदिर है। उसमें सीधा गर्भगृह, गुफा में नहीं है, वो खुले में है। लेकिन अब प्रश्न क्या आता है, अगर आपने इसे पढ़ा है, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, रथ बने, अब रथ कह रहा हूँ तो क्या बने, मंदिर बने। वो सारे कहाँ से, महाबली, 10 मंदिर मिले हैं उसके, जिसमें 7 बहुत प्रसिद्ध हैं। द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ। पिंडारी का मतलब वो पिंडारी नहीं है जो मराठों के साथ है, गांव की देवी, ग्राम्य देवी पिंडारी कहलाई। और इसके साथ एक बात और है, अब जो लास्ट में रखा, धर्मराज का रथ। यहां से प्रश्न आता है, रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी का रथ, ये प्रश्न आता है। 7 बने, द्रौपदी का रथ, नकुल सहदेव, भीम, अर्जुन, गणेश, पिंडारी, धर्मराज, 7 रथ मंदिर बने हुए हैं। एक पत्थर को छीलकर 2 चीजें याद रखनी, पेपर में तीसरी चीज नहीं आती, कितनी मुश्किल पूछ ले वो ये सबसे छोटा रथ है, द्रौपदी सबसे पहले, आगे पीछे कर दो, पहला द्रौपदी रखो, नकुल सहदेव, भीम, अर्जुन, गणेश, पिंडारी और धर्मराज। सवाल ये है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और धर्मराज का रथ सबसे प्रसिद्ध है, क्यों याद रखना, सबसे प्रसिद्ध, सबसे सुंदर धर्मराज का रथ, और सबसे छोटा रथ, छोटा मंदिर द्रौपदी रथ। लेकिन अब एक बात और है, जो धर्मराज का रथ है उसमें थोड़ा शिखर है, और वो शिखर गीजे के पिरामिड की भांति है, पिरामिडों की शक्ल का है उसका जो शिखर है, किसका, धर्मराज के रथ का। और एक बात और, इन 7 रथों को सप्त पैगोड़ा कहते हैं, ये याद रखना है। और ये सप्त पैगोड़ा में धर्मराज का धर्मराज का जो रथ है, द्रविड़ कला शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी पल्लव कला का है। इतनी बात अब आपको थोड़ी मुश्किल भरी लगे, मामल शैली में बने 2 तरह के मंदिर, मंडप और रथ। और रथ के नमूने जहाँ से मिलते हैं, महाबलीपुरम, नरसिंह वर्मन प्रथम। मंडपों में एक प्रसिद्ध है पंच पांडव मंडप, जिसमें श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को हाथ पे धारण किए हुए हैं। रथों में द्रौपदी, नकुल सहदेव, भीम, अर्जुन, गणेश, पिंडारी, धर्मराज का रथ। धर्मराज का सबसे प्रसिद्ध है, द्रौपदी का सबसे छोटा है, सप्त पैगोड़ा कहे जाते हैं, और द्रविड़ कला शैली का सबसे सुंदर नमूना धर्मराज का रथ। अब आगे बढ़ते हैं इस शैली में, और इसी पे थोड़ा आपको काम करना है, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब तक मंदिर बने किससे, पत्थरों से, अब मंदिर बनेगी तो ये परिवर्तन। राज सिंह कह रहे हो, इसका मतलब है नरसिंह वर्मन सेकंड है। नरसिंह वर्मन, राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय, कल उपाधियों का नाम लिया था हमने। तो राज सिंह शैली में एक चीज प्रसिद्ध है कि इसने इमारती मंदिर बनवाए। इमारती मंदिरों से भी मतलब क्या रहेगा हमारा, ईंट और गारे से मंदिर बना। और इस काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। पेपर में आता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस कला शैली का उदाहरण है, तो राज सिंह शैली। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस कला शैली का उदाहरण है, इमारती मंदिर का उदाहरण है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों की कौन सी कला शैली का उदाहरण है, तीसरी कला शैली का उदाहरण है, यह ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ नमूना है इमारती मंदिर का, चरम है वो, पल्लव कला का इमारती मंदिरों का चरम। और अब बात आती है, इसने एक और मंदिर बनवाया, शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर। इसने 2 मंदिर और बनवाए, ईश्वर मंदिर, शोर मंदिर। इस कला शैली में इसने ये बनवाया है जो मैंने बोल दिया, ये ध्यान रखना। वैसे एक नाम और ले रहा हूं, उसमें उलझना नहीं, सीधे याद रख लेना, रट लेना। इस कला शैली में एक मंदिर और बना हुआ है विष्णु का, जिसका नाम है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। इसको बनवाने वाला ये व्यक्ति था, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। अब ये आपको सीधा रटना है, लेकिन कला शैली कौन सी है, राज सिंह। और ये भी बना हुआ जो मंदिर है, ये इमारती मंदिर है, कितना याद रखना।
और अब एक बचा है, प्रश्न इसी में से आ जाएगा, यहां से नहीं आता, बहुत ही कम चांस, 1%। नंदीवर्मन शैली में भी जो मंदिर बन रहे थे वो यही थे, इमारती, अब वो परंपरा चल रही है। इसने जो मंदिर बनवाया ये मुकुंद मंदिर, इतना याद रखना है बस, ये नंदीवर्मन शैली लास्ट। और देख लेता हूं कुछ आपको लिखवाना है सही। आने वाले गाइड है ना, उसमें जो ये रथ मंदिर है वो साथ ही 8 में मत पढ़ना, सप्त पैगोड़ा भी इसीलिए कहते हैं। ये ना इसको मुक्तेश्वर लिखो, मुक्तेश्वर मंदिर, बस मुक्तेश्वर साथ ही है। कैसी में तो दिया स्पष्ट है। अब सवाल एक ऐसे वंश को शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है चोल। आप लोगों के लिए थोड़ा आसान करने की कोशिश की, अगर आपको लगे आसान तो कर लेना, नहीं तो कोई खास बात नहीं, आपको जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे कर लेना। कुछ लोगों को थोड़ा शॉर्टकट बना दें तो उनके नाम राजाओं के याद करने आसान हो जाएंगे। जी देखो, एक सूत्र सा बनाया था, अगर वो पल्ले पड़ जाए कुछ आसान लगे। पहले नाम मैंने ये लिखा था विजय, पहले आप राजेंद्र राजा धीराज की तरह करो। ये एक लाइन, अब इसमें आगे कंटिन्यू कर देना, करो। फिर अपने को राजेंद्र वीर और विक्रम तुंग समझ सकते हो। लाइन तो ये भी थोड़ी मुश्किल है, पर राजा और ही मुश्किल है। अगर ये 2 लाइनें याद कर लोगे तो फिर राजा सारे ही याद हो जाएंगे चोलों के, जो आपके पेपर में आते रहेंगे। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। दोबारा इनके नाम में लिख दूंगा अभी। विजय पहले आप राज, ये राम नहीं, राजेंद्र राजा धीराज की तरह करो। फिर अपने को राजेंद्र वीर और विक्रम तुंग समझ सकते हो। इसमें लगभग सारा काम हो जाएगा आपका। तुंग, विक्रम तुंग, इनके आगे प्रथम द्वितीय हम अपने आप लगा देंगे, अभी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा एक ध्यान और रखना, पहली लाइन में जितने भी लोगों के आगे लगेगा प्रथम ही लगेगा। ये पहले ही लिखा हुआ है और पहली लाइन मैंने इसलिए काटी, हालांकि इसमें भी एक प्रथम आएगा पर वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जितने ही लोगों के नाम आएंगे सबके आगे प्रथम लगेगा। कैसे? विजय से नाम है विजयालय, एक नाम। आ से आदित्य, आदित्य प्रथम हो गया। पै से परांतक, प्रथम हो गया। अब राज लिखा हुआ, राज प्रथम हो गया। आगे चलिए, राजेंद्र प्रथम हो गया, राजा धीराज प्रथम हो गया। ये तो हो गई आपकी एक लाइन, जो सारे के सारे प्रथम हैं। अब दूसरी लाइन में आइए, यहां से दोबारा राजेंद्र आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं, तो सेकंड होगा। फिर ये वीर लिखा हुआ है, वीर राजेंद्र हो गया। इसके आगे कुछ नहीं लगाना, क्योंकि वीर राजेंद्र नाम का राजा भी हमने पीछे कहीं नहीं लिखा, वो पहला है। फिर है विक्रम चोल, इस नाम का भी कोई राजा पहले नहीं पड़ा। कोलोतुंग, अब सवाल ये, इसके आगे प्रथम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये 3 हुए, इसलिए बस इतने, आपको इतना ही। और अंत में एक राजा का नाम लिख रहा हूं जो इस वंश का अंतिम राजा था, जो यहां आकर मर गए। अब इनका टाइम देखिए, 2 लाइनों में सारे नाम याद हो जाएंगे। विजयालय, आदित्य, परांतक, राजेंद्र, राजेंद्र, राजा धीराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, विक्रम चोल, कोलोतुंग प्रथम, राजेंद्र तृतीय तो अंतिम था, इसके बीच में 2-3 और हुए। पर यहां आने के बाद अंतिम महान राजा कह सकते हैं इसे आप, पेपर में आता है चोल राज्य का अंतिम महान राजा, शक्तिशाली राजा कोलोतुंग प्रथम। अब है, इनमें रंग फिर भरेंगे, पहले इनके सन।
वो ये है, पहले तो मैं सीधा लिख रहा हूं, रुकिए मैं सारणी और मुश्किल ना हो। 7 55, पहले तो मैं सीधा लिख रहा हूं, 7 55 15 44, थोड़ा हम आसान कर लेंगे ना। 7 55 15 44, 52 64 70। अभी सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, आसान हो जाएगा। 20 33 50, 20 33 50। पहले तो ये आंकड़ा याद होना चाहिए, 2 अंकों के सन याद हों, और फिर उत्तर पेपर में लिखा आएगा तो कर लोगे, सन आएंगे नहीं पर फिर भी। 7 55 15 44, 52 64 70, 20 33 50। तीन लाइनों में मैंने भी इसको जब याद किया तो मैंने इसको कुछ यूं बांटा, इस 3 भाग, एक इसके साथ ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। वजह भी है इसकी, देखो। अब सबसे पहले आपको ये पता हो, विद्यालय का टाइम आपको एक पूरा रखना है, जो है 850 से 871, ये हो गया। और हमने ये शुरू, अब इसका तो ये हमने यहां जोड़ा, अब हमने लिखना उससे आगे शुरू किया। देखो विद्यालय का तो ये है, और एक मिनट, हाँ, आदित्य प्रथम, यहाँ से ये तो हमने लिखा, इसका है ये मामला टेढ़ा होगा। आदित्य प्रथम का है 871 से 907, ये आगे ठीक करते रहना, ठीक है। अब हाँ, आदित्य के बाद जो परांतक है 907 से 955, वो आगे एक एक आगे बढ़ जाएगा। ये 955 नहीं है, अब ये 985 से 1015 है, और ये 1015 से 1044 है, और ये है 1044 के बाद अब सीधे आ जाएगा 1064, 44 से 64, और यहाँ आ जाएगा 1064 से 1070। अब ये ठीक है, यहाँ आके ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा सीधा 1070 से 1120, 1120 से 1133, 1133 से 1150। ये आंकड़ा वही रहेगा, एक वो हटा दो बस, बोलना फिर भी वही है। 7 55 15 44, ये फिर वही बोलना है। 64 70, इसमें एक 52 भी है, लिखे तो हैं, एक मिनट दोबारा बोल रहा हूँ, टैली कर लेना। आदित्य प्रथम का काल 871 से 907, और 907 से 955 परांतक, और राजराज प्रथम 985 से 1015, ठीक है। राजेंद्र प्रथम, हाँ ठीक है, ये गड़बड़ हुई है, इसमें राजराज है, हाँ ठीक है, ये सही है। उसके बाद है राजेंद्र प्रथम 1015 से 1044, फिर है राजा धीराज 1044 से 1052, यहाँ ये है 52 से 64। होती है गड़बड़ भाई, सन ज़्यादा है और मुझे वैसे याद थे, पर अब ये ढांचा बनाया तो निकल गया। 1064 से 1070, और 1070 से 1120, और ये 1133, और इसके बाद सीधा लास्ट है कोलोतुम द्वितीय भी मैंने लिख रखा है। ये समस्या थी इसलिए एक बढ़ गया, यहाँ मैंने एक और लिख छोड़ा था। अब इतनी दूर लिख लो, 33 50 रहने दो, इतनी दूर कर लो आप। अब ये सही है ढांचा। इसका विद्यालय का तो है 850 से 871, 871 से 907, 907 से 55, और यहाँ 55 के बाद सीधा 85 है। उसकी वजह है वो मैं बोल दूंगा। 85 से 1015, 1015 से 44, 44 से 52, 52 से 64, 64 से 70, 70 से 1120, 1120 से 1133, और फिर अंतिम नाम। अब इनकी कहानी ये पेपर में तो नहीं आते, पर खैर हमें एक ढांचा याद करना है। बात वही है, 7 55 15 44, 52 64 70, 20 33 50 लिखने की जरूरत नहीं, लिख लोगे तो वो कोलोतुम सेकंड है और कुछ नहीं। अब एक संक्षिप्त कहानी बस बोल ये रहा हूँ, किताबों में भी है, पर मैं कुछ विशेष निकाल के लाया हूँ जो एक पेपर में आने वाली बात हुई है। पहले इससे बात करते हैं और एक पुरानी कहानी से बात करते हैं। हाँ, और भी दिए थे, बांट दो। और भी एक भेजे थे मैंने कॉपी करने के लिए, 40 पेपर। बात ये
अब बात शुरू कर रहे हैं और एक एक लाइन अब सुनने की है। सन पे इतना महत्वपूर्ण नहीं, सन पे इतना जाना भी नहीं। वो बात अब ये है, सबसे पहले इस ढांचे को पढ़ने से पहले अब वहां लौटो। आप में से बहुत कम लोग उस समय थे जब मैंने संगम युग पढ़ाया था। तो संगम युग में हमने एक बात पढ़ी थी कि संगम युग का एक महान राजा हुआ चोलों में, करिकाल। ये याद आपको करना है, एक नाम आपको बहुत पीछे पढ़ना है, नेट में भी प्रश्न आया था कि करिकाल वही व्यक्ति है जिसने कृषि को प्रोत्साहन दिया, कपास की खेती को प्रोत्साहन दिया, और ये पेपर में भी आया। करिकाल के बाद उस काल को जानने के लिए हमारे पास साहित्य भी कौन सा है? संगम साहित्य है। चोलों का युग उस समय निपट गया, खत्म हो गया, दोबारा फिर उठे, और अब ये दोबारा जिस सदी में उठे वो सदी है 9वीं। दिख रहा है? 9वीं सदी में जिसने इस वंश को फिर से उठाया, विजयालय। लेकिन प्रश्न ये है, चोल स्वतंत्र होने से पहले किन के सामंत थे? पल्लवों के। एक प्रश्न तो ये याद रखना, पल्लवों के अधीन सामंत थे। विजयालय ने सबसे पहले तिरुचिरापल्ली को जीता, जिसको आप कांची कहते हो, उसको अपनी राजधानी बनाया। तिरुचिरापल्ली को राजधानी बनाया और इसने तंजौर को भी जीत लिया। अभी जगहों के नाम आपको सीधे रटने हैं। तिरुचिरापल्ली और तंजौर को जीता और वहां पर एक दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया। ये शुरुआत इस व्यक्ति ने की। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, चोल सत्ता, थोड़ा ध्यान रखना, चोल संगम युग में भी थे, लेकिन वहां जब चोलों को बोलोगे तो संगम बोलोगे, चोल नहीं। सीधे चोल बोलोगे तो वो 9वीं सदी के चोल हैं, संगम युग वाले नहीं है। तो यहाँ विजयालय ने शुरू किया, तंजौर और तिरुचिरापल्ली को राजधानी बनाया, पल्लवों से अलग हुआ, बची खुची शक्ति प्रभाव में था उनके, दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया, और उसके बाद गद्दी पर बैठता है उसका बेटा आदित्य। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आदित्य ने अंतिम रूप से पल्लवों से अपने आप को अलग कर लिया। देखो दोनों में फर्क है। ये उसके नीचे सामंत था, उनकी कमजोरी का लाभ उठाया, अलग राज्य स्थापित कर लिया। इसने अपना जो स्वामी था पल्लव राजा, जिसका नाम हमने कर लिया नहीं, वो अंतिम कमजोर राजा था, अपराजित, ये नाम याद रखना। अपराजित को जान से मार दिया, पल्लवों को जान से मतलब पल्लवों को हरा दिया, और इसने अपने राज्य की स्वतंत्रता की नींव रखी। उसका बेटा गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था परांतक। यहां से कहानी शुरू होती है मजेदार। अब सुनना एक एक लाइन, मैंने वो काम की लाइनें निकाली हैं। परांतक प्रथम ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। देखो थोड़ा समझो, यानी कि ये दो राजा तो किस बात में उलझ कर चले गए? अपने आप को स्वतंत्र करने में उलझ कर चले गए। लेकिन परांतक प्रथम जो शक्तिशाली शासक था, जब पल्लवों से अलग हो चुका था, तो इसने क्या किया? अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया, और इसने सबसे पहले अपने पड़ोसियों पर हमला किया, जिनको आप कहते हो पांड्य। ये याद रखना, परांतक ने पांड्यों पर आक्रमण किया, और इसने एक और काम भी बहुत बड़ा किया। जब इसने पांड्यों पर आक्रमण किया तो पांड्यों की मदद करने के लिए लंका का राजा भी आ गया। उसमें तो नाम नहीं दिया, नाम आगे आएगा। अब लिखा यूं मिलता है कि वेल्लूर के युद्ध में परांतक ने लंका और पांड्य राजाओं की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया और मदुरई पर अधिकार कर लिया, और एक उपाधि धारण करी, मदुरई कौन? ये याद रखना, ये है खास बात। रिपीट करता हूं, परांतक प्रथम वो पहला चोल राजा था जिसने अपने आप को सामंतों की स्थिति से हटाकर साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, पांड्यों पर आक्रमण किया, पांड्यों की मदद करने के लिए श्रीलंका आ गया। इसलिए लंका और पांड्यों की सम्मिलित सेना को वेल्लूर के युद्ध में पराजित कर दिया, और इसने मदुरई को जीत लिया और मदुरई कौंड की उपाधि को धारण किया। इस तरह इसको कोई बात अगर लगे आपको नोट करनी है तो कर भी सकते हो, कोई बात नहीं। परांतक प्रथम के बाद जो व्यक्ति गद्दी पर बैठा वो राज प्रथम। और लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़नी है, वो मुश्किल नहीं है। आपने गुर्जर प्रतिहार पढ़े हैं, जीके में भी पढ़े हैं। गुर्जर प्रतिहारों के साथ आपने एक बात जोड़ी है, और वो आप सबको हिस्ट्री वालों को पता है। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। हर्षवर्धन के मरने के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कितने वंश लड़े? 3। उसमें एक राष्ट्रकूट भी था, और वो दक्षिण में था। तो राष्ट्रकूटों के राजा कृष्ण थर्ड ने, याद रखना, उसने इसको हरा दिया, ये थोड़ा याद रखना है। और कृष्ण तृतीय ने जिस युद्ध में इसको हराया, तक्कोलम। यही बातें हैं याद रखने की। और आज मुश्किल लग रही है, पेपर इन्हीं में से ही आ जाएगा जो बोल रहा हूं। दोबारा दोहरा रहा हूं,
परांतक ने पांड्यों को भी हराया, लंका की सेना को भी पराजित किया। किस युद्ध में? वेल्लूर के युद्ध में। लेकिन खुद किससे हार गया? राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूटों के राजा कृष्ण तृतीय से हारा, जिस युद्ध में? तक्कोलम। इतना याद रखना, इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत है। अब यहां आ जाइए, राज। यहाँ अक्षर थोड़े मुश्किल आएंगे, आपको तंग करेंगे थोड़े, ज्यादा नहीं। राज प्रथम, परांतक, वो परांतक था, ये राज प्रथम ने आक्रमण किया, ये भी बांट दो, केरल पर आक्रमण किया। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वो चीन की सभ्यता वाला पेपर है। अब बात ये, दोबारा लौट आइए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। राज प्रथम, इसका झगड़ा हुआ यहां केरल, मलाबार तट जिसे कहते हो। इसने केरल को पराजित किया और उसके साथ साथ किसे पराजित किया? लंका। यहां राजा का नाम आता है महेंद्र पंचम। ये बहुत बार पेपर में प्रश्न आया हुआ है। चोल शासक राज प्रथम ने केरल पर हमला किया, केरल को जीत लिया। केरल को जब जीत लिया तो इसने एक उपाधि धारण करी, थोड़ा सा मुश्किल है नाम, कांडलूर शालय कल मरुत। थोड़ा नाम तो भाई जरूर मुश्किल है। कांडलूर शालय कल मरुत। केरल को जीतने के बाद उसने ये उपाधि धारण करी, और उसने केरल को जीतने के बाद भारत की सीमाएं बहुत आगे पहुंच गई उसके साम्राज्य के। उसने आगे बढ़कर लंका पर भी हमला कर दिया, श्रीलंका पर भी हमला कर दिया। उसकी उपाधि का नाम है कांडलूर शालयकल मरुत। केरल को जीतने के बाद शालयकल मरुत, इसलिए तो मैं बोल के सुना रहा हूं कि आपका उच्चारण ठीक है। कांडलूर शालयकल मरुत, केरल को जीतने के बाद। अब सवाल ये, इसको जीतने के बाद उसने कहां आक्रमण किया? लंका। लेकिन यहां भेद ही बता रहा हूं, रटना ये कि लंका पर आक्रमण इसने भी किया, इसने भी किया। लेकिन लंका को पूरी तरह से ये नहीं जीत पाया, पूरी तरह से जीतने वाला था राजा। इसने उत्तरी लंका पर अधिकार किया, और किस राजा को पराजित किया? महेंद्र पंचम। और इस बात का पता कहां से लगता है, ये भी पढ़ना है, ये भी थोड़ा नाम मुश्किल है। तिरुवालगाडू एक अभिलेख है, जगह का नाम है, वहां से इसका पुष्टि होती है कि उसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया। लेकिन बात और बड़ी महत्वपूर्ण है किसमें? तिरुवालगाडू नामक अभिलेख में उसकी तुलना श्री राम से भी ज्यादा बड़े रूप में की गई है। उसकी प्रसिद्धि लंका को जीतने वाले राजा राम से भी ज्यादा महान बताया गया है उसे, तिरुवालगाडू नामक जगह के अभिलेख में। दोबारा दोहरा रहा हूं, परांतक ने क्या किया? पांड्यों को जीता। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। मदुरई को जीतने के बाद वो मदुरई कौंड हो गया। उसका सामना करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए लंका भी आ गया। तो उसने दोनों को वेल्लूर के युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन खुद हार गया राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूटों का राजा था कृष्ण थर्ड, वो हार गया तक्कोलम के युद्ध में। जब वो हार गया, उसके बाद यहाँ मैंने 85 लिखा और यहाँ मैंने 55 लिखा। इसके बाद आप ये कह सकते हो परांतक प्रथम जब लड़कर हार गया कृष्ण तृतीय से, अगले 30 साल चोलों के लिए बड़े संकट के थे और बड़ी अव्यवस्था के थे, और उस अव्यवस्था को ठीक करने का काम किया राज प्रथम ने। 985 में गद्दी पर बैठा राज प्रथम ने महेंद्र पंचम को भी हराया, केरल को भी हराया, और केरल को हराने के बाद कांडलूर शालयकल मरुत और तिरुवालगाडू नामक अभिलेख में उसकी लंका विजय का प्रमाण है, और उसकी उपाधि मिलती है उसमें राम से भी बड़ी प्रसिद्धि वाले राजा के रूप में। अब ये प्रश्न बहुत बड़ा है, अगर मैं कहूँ आपको पूरे पेपर में कहीं से प्रश्न आ सकते हैं तो ये 2 ही राजा और एक तीसरा कोलोसुम, तीसरा कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये क्या कह रहा है? राजेंद्र ने क्या किया? पहला प्रश्न ये, इसने अपने पिता की अधूरी विजय को पूरा किया। इसकी तुलना की गई है, इसकी लंका विजय का उल्लेख है। इसने लंका को जीता है, महेंद्र पंचम को हराया है, हाथ जोड़ के उसकी राजधानी अनुराधापुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन पूरे लंका को जीत नहीं पाया, उत्तरी लंका को जीत पाया बस। और इसने पूरी लंका को जीत ली राजेंद्र प्रथम ने। और एक बहुत बड़ी बात, इसने भी हराया किस राजा को? लंका के महेंद्र पंचम को, और महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया।
और बाद में छोड़ दिया। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीतकर उस पर शासन किया, पूरी तरह से श्रीलंका को जीत लिया। और इसके साथ एक बात और, इसने बंगाल के पालों को भी हराया। वहां तक आ गया ये, बंगाल तक पाल राजा महिपाल को पराजित किया इसने। और कहते हैं, बड़ी मजेदार बात, कहते हैं ना केवल इसने पालों को पराजित किया बल्कि उनको एक मजबूर किया कि आप गंगा का जल अपने सर पे मटकों पे रखे और मेरी राजधानी चले। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ, कि यहाँ से लेके गया उनको सिर पे गंगा जल रखवा कर अपनी राजधानी में, और जब ये गंगा जल लेके गया इसका मतलब इसने गंगा के एरिए को भी जीत लिया। जब इसने गंगा के एरिए को भी जीत लिया तो इसने एक उपाधि धारण करी, गंगा कौंड, गंगा का विजेता। तो राजेंद्र प्रथम हो गया गंग कौंड चोल। और एक चीज और याद रखना, वो जो पानी गागर में भरवा के ये लेके गया था, उस पानी को उसने एक तालाब में डलवा दिया और वो तालाब भी इस नाम से जाना गया, गंगा कौंड चोलपुरम। राजधानी भी बना दी और उस तालाब के नाम पर, गंगा जल के नाम पर इसने अपनी नई राजधानी बनाई जिसका नाम था गंग कौंड चोलपुरम। कई चीजें हो गई, क्यों उसमें गंगा जल डलवाया, इसी नाम से एक मंदिर भी बनवाया गंग कौंड चोलपुरम, और इसी नाम से राजधानी बना दी गंगा कौंड। आप एक चीज याद रख लें, राजेंद्र प्रथम के नाम से गंग कौंड जुड़ेगा, चाहे जो भी लिखा हो, मंदिर लिखा हो, तालाब लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, गंग कौंड की उपाधि धारण करने वाला राजेंद्र प्रथम, और श्रीलंका को पूरी तरह से जीतने वाला भी राजेंद्र प्रथम। बंगाल के पाल राजाओं को पराजित किया, उत्तरी भारत तक अभियान किया, कलिंग को जीता। देखो, बंगाल को जीतना कलिंग के बिना संभव नहीं। आप उड़ीसा से निकल कर जाओगे आगे तो आपने उड़ीसा को भी जीत लिया, कलिंग को भी जीत लिया। तो ये दो महान राजा हैं, और उनका पेपर में ये भी आया, मैं जैसे बोल रहा हूँ पेपर में सीधा ना आए, वो ये आ जाए, महेंद्र पंचम किन दो चोल राजाओं का समकालीन है। भाई ये भी तो पूछा जा सकता है, तो वो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, या यूं पूछ ले, राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के किस राजा अपने समकालीन को हराया, महेंद्र पंचम। नाम यही याद रखने, क्योंकि अपने पूरे चैप्टर में महेंद्र पंचम के अलावा और कोई नाम नहीं आने वाला। तो लंका का तो एक ही नाम आ रहा है, इधर भले कोई हो, उधर तो एक ही नाम आ रहा है, तो लंका का महेंद्र पंचम। लेकिन पूरी तरह से शासन किया उस पर राजेंद्र प्रथम ने, कुछ समय के लिए उत्तरी लंका पर अधिकार किया राजराज प्रथम ने। अब आते हैं इन पर राजेंद्र द्वितीय, इसके साथ एक नई बीमारी, इसने चालुक्यों को हराया। चालुक्यों को तो हराया लेकिन खुद भी हार गया। एक लड़ाई में जीता, एक लड़ाई में हार गया, पेपर में नहीं आती। राजेंद्र, इसकी एक उपाधि आती चोल पांडे, ये याद रखें। इसने एक उपाधि धारण करी चालुक्यों को हराने के बाद, चोल पांडे। और बस अब यहां आ जाइए इस व्यक्ति पे, विक्रम चोल। विक्रम चोल इसकी उपाधि थी, और विक्रम चोल ने काम किया, बहुत बड़ा प्रश्न ही दे रहा हूं सीधे। एक चालुक्य राजा था, वेंगी का चालुक्य राजा सत्याश्रय। सत्याश्रय को इसने हराया ही नहीं, तुंगभद्रा नदी में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली इससे डरकर। बहुत बड़ा प्रश्न है। विक्रम चोल से हार कर चालुक्य शासक सत्याश्रय ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। यह याद रखना है, ये बात इतनी याद रहे। और अब बात एक और, ये नाम आपको भूलना नहीं है, या रट्टा मारना। दो तो ये हो गए और एक ये हो गया, कोलोतुंग प्रथम। दो बातों के लिए जाना जाता है और पेपर में आता भी है। जैसे इस व्यक्ति के साथ एक बात और जुड़ी है, अभी वो कला में आ जानी थी पर फिर भी कर दो। राजराज प्रथम एक बात के लिए और भी जाना जाता है। एक तो इसने अपनी राजधानी में एक मंदिर बनवाया, शिव का, राज राजेश्वर का मंदिर, अपने नाम से। भूमि की नाप करवाई, दूसरी उपलब्धि। जल सेना बनाई, तीसरी उपलब्धि इस व्यक्ति के साथ, राजराज प्रथम। नौ सैनिक बेड़ा बनाया, भूमि की नाप करवाई, और इसने राज राजेश्वर का मंदिर बनवाया, ये इसके साथ। अब यहां आ जाइए, कोलोतुंग प्रथम। कोलोतुंग प्रथम के साथ एक उपलब्धि, इसको ये उपाधि दी जाती है करों को माफ करने वाला। करों को माफ करने वाला। पेपर में तो ये नहीं आता, पेपर में शब्द आता है जो उसने लिखा हुआ है मुश्किल। शुंग तविर्त, शुंग तविर्त, करों को माफ करने वाला। वैसे इसको लिखा ऐसे भी नहीं जाएगा, लिखा यूं जाएगा,
शुंगम तविर्त, डे लगा हुआ है साथ, इसलिए हम बोलते नहीं है, डे साइलेंट हो जाता है, तो आप अपना काम निकालें। शुंग तविर्त, करों को माफ करने वाला। अभी एक लाइन और, एनसीईआरटी में भी इतना ही लिखा है आज के टाइम में जो चल रहा है। कोलोतुंग प्रथम के खास एक बात और, इसने, इसका मैंने पूरा टाइम आगे नहीं लिखा, 1077 ईस्वी में एक दूत मंडल चीन भेजा था। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कोलोतुंग प्रथम करों को माफ करने वाला, टैक्स फ्री करने वाला, और एक दूत मंडल, व्यापारियों का दूत मंडल चाइना भेजा था 1077 ईस्वी में। ये याद रखना, कोलोतुंग प्रथम। दो बातें इसकी याद रखें, दोबारा दोहरा दूं। अब तक हमने जो पढ़ा, पहले राजाओं के नाम आपको याद हो, विजयालय, आदित्य, परांतक, राजराज, राजेंद्र, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, विक्रम चोल और कोलोतुंग प्रथम, और उसके बाद हमने अंतिम नाम रखा राजेंद्र तृतीय। इसके साथ भी एक प्रश्न आ सकता है। एक बार स्कूल लेक्चरर में पूछा गया कि आप पढ़ते भी हो, चंदेलों को अंतिम रूप से किसने पराजित किया, और हमारे दिमाग में रहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल राजा परमारदी देव को हराया था, लेकिन नहीं, चंदेलों को अंतिम रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1202 में खत्म कर दिया और उस राज्य को जीत लिया। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न ये आता है, देखो ये सत्ता में आने से पहले किनके अधीन सामंत थी? पल्लवों के। खत्म किया पांड्यों ने, और ये बात अब आपको सामान्य भी लग रही है कि बार बार दुश्मनी किससे पाल रहे हैं? पांड्यों से। लंका से भी झगड़ा ले लिया, तो अंतिम रूप से जब ये राजा कमजोर हो गए तो अंतिम राजा है चोलों का राजेंद्र थर्ड, इसको पांड्य राजाओं ने जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से दूसरी बार चोल सत्ता का पतन हो गया। और ये सदी कौन सी है? 13वीं। तो 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक कितने सदियां हो गई? 4 और 400 साल तक चोल साम्राज्य इन राजाओं के अधीन बहुत बड़े विशाल साम्राज्य में फैला हुआ था, जिसकी सीमाएं हमारे सुदूर दक्षिण तक पहुंच गई, लंका तक पहुंच गई, और उन्होंने उत्तर में कांची को भी अपने साम्राज्य में मिलाया, चालुक्यों को भी मिला लिया, महाराष्ट्र को जीत लिया, पूरे दक्षिण भारत पर इन्होंने शासन किया। पांड्य भी इनके अधिकार में थे। लेकिन फिर कहूं, करिकाल एक नाम बहुत पीछे है, संगम साहित्य से जानकारी मिलती है। यहाँ आ जाइए, पहला इसका शक्तिशाली राजा विजयालय, जिसने क्या किया? तंजौर जीता। और ये एक प्रश्न और, वो मैंने उसमें संगम युग में कहा हुआ है, चोलों की प्रारंभिक राजधानी उरेयूर थी, उरेयूर, बाद में बनी तंजौर। तंजौर को राजधानी बनाने वाला ये व्यक्ति था, जीतने वाला। आदित्य प्रथम ने अपने पल्लव राजा अपराजित को मार डाला, स्वतंत्र हो गया। तो साम्राज्य को बढ़ाने का काम परांतक ने किया, पांड्यों को हराया, और पांड्यों को हराने के बाद लंका भी साथ आया, उसको भी हरा दिया वेल्लूर के युद्ध में। और उसने एक उपाधि धारण करी मदुरई कोंड, क्योंकि मदुरई किसकी राजधानी थी? पांड्य राजाओं। याद हो 3 संगम हुए थे, कहाँ हुए थे? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। कितने संगम? 3, और वो 2 तो सीधे कहाँ है? मदुरई, उत्तरी मदुरा, मदुरई, कपाटपुरम मदुरई और उत्तरी मदुरा, यूं ही पढ़ते हैं, वो भी मदुरई है। तो वो मदुरई कोंड की उपाधि धारण करने वाला परांतक। लेकिन ये एक जने से हार भी गए, कृष्ण थर्ड से, राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से तक्कोलम के युद्ध में हारा। फिर ये गद्दी पर बैठा राजराज, केरल को जीता, कांडलूर, शालेकल, मरुत, और इसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को हराया। और इसकी उपाधि राम से भी बड़ी प्रसिद्धि ख्याति पाने वाला तिरुवालगाड़ू नामक अभिलेख में इसका उल्लेख है। राजराज प्रथम, राजराज प्रथम के बाद राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम वो व्यक्ति है जिसने न केवल महेंद्र पंचम को जीता, पूरे श्रीलंका पर शासन किया, और पूरी श्रीलंका पर शासन करने के बाद उसने कलिंग को जीता, कलिंग को जीतने के बाद बंगाल को जीता, और बंगाल को जीतने के बाद गंगा का दोआब जीता, और बंगाल के राजाओं को गंगा जल अपने सर पर रख के अपनी राजधानी ले जाने को कहा, और एक उपाधि धारण की, गंगा कोंड चोलपुरम। गंगा कोंड तो उपाधि, चोलपुरम नाम से राजधानी बना दी, इसी नाम से एक तालाब बनवा दिया, और इसी नाम से एक मंदिर बनवा दिया। यानी कि गंगा कोंड नाम जुड़ा किसके साथ? राजेंद्र प्रथम के साथ। अब आता है राजाधिराज। राजाधिराज के साथ उपलब्धियां तो ज्यादा नहीं, लेकिन राजाधिराज की एक खास बात, इसने पंगा चालुक्यों से शुरू इसने किया, और उसको आगे बढ़ाया किसने? राजेंद्र द्वितीय ने। इसने हराया चालुक्यों को, लेकिन खुद भी चालुक्यों से हार गया, वो सत्याश्रयी था। और बाद में क्या किया? हमने एक नाम पढ़ा, इसने सत्याश्रय को तुंगभद्रा नदी में डूब कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी स्थिति अच्छी हुई कभी खराब हुई। इस तरह से चोल राज्य 400 साल तक अस्तित्व में रहने के बाद, बड़ा काम करने के बाद। लेकिन अब प्रश्न ये, इतना पढ़ने के बावजूद भी एक प्रश्न आ जाता है कि चोल राजा किस धर्म के अनुयायी थे? शैव।
शिव के भक्त थे, और सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली हैं वो शिव की मिली हैं, और नटराज के रूप में मिली। वो हाँ, वो शिव का ही मंदिर है, और ये शिव के भक्त थे। और दूसरी बात ये, आपने एक बात पढ़ी हो, मैंने भक्ति आंदोलन कराया था और मैंने कहा था रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत के जनक, और उसमें एक लाइन बोली थी, चोल शासक कोलोतुंग की वजह से उसको अपनी उसकी राजधानी छोड़नी पड़ी। याद है वहां बात? तो इसका मतलब क्या है? ये किसका समकालीन है? रामानुज का समकालीन है। वो रामानुज किसके भक्त थे? विष्णु के, अवतार तक माने जाते थे विष्णु के। ये किसको मानते थे? शिव को। तो इनका मेल हुआ नहीं, इन्होंने उसको दबाव दिया और वो राजधानी छोड़कर चला गया। तो रामानुज के समकालीन थे, और इसकी मृत्यु भी देखो, ये समय उसके समकाल। लेकिन आप अगर देखो 1037 लिखा मिलता है रामानुज का टाइम, जो अभी विवादित है, आर्य ने लिखा है 1037, लेकिन ये जरूर है किसी ने प्रूव किया कि उसका समकालीन था। और उसमें बात भी लिखी है कि कोलोतुंग के प्रभाव के कारण, दबाव के कारण उसने वो राजधानी तंजौर छोड़ दी। और अब उसमें ये भी लिखा है, कुछ लोग कहते हैं उसका जन्म कहाँ हुआ? पेरुम्बदूर। और एक शिवरात्रीलाल श्रीवास्तव कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में उनका जन्म हुआ। कुछ भी हो, इनका समकालीन था। और कोलोतुंग प्रथम को करों को माफ करने वाला शुंगम तविर्त भी कहते हैं। और इसने एक दूत मंडल चीन भेजा था, जो भेजा था 1077 ईस्वी में। और इस व्यक्ति के साथ इतनी बातें। और अब आपको एक काम करना, पहले जाके आज जब तैयारी करो, पहले ये नाम देखो। मैं उल्टा ये ना लिखता तो मैं सन भी याद फिर सारा कुछ याद। आप कोशिश करोगे तो उलझ ही जाओगे, लेकिन कोशिश करना सीधे याद करना, एक दो बार बोल के याद करना। विजयालय आदित्य परांतक राज राजेंद्र राजाधिराज राजेंद्र द्वितीय वीर राजेंद्र विक्रम चोल कोलोतुंग प्रथम, और अंतिम है राजेंद्र तृतीय। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने 20-50 बार इसे याद किया है, लेकिन हर बार दोबारा करने पड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर रुकेंगे, महीने में भी 3 बार पढ़ने पड़ेंगे। आसान नहीं है, मैं भी मानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान करने का तरीका एक ही है।